नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास चल रहा था जिसमें अपने कल लास्ट टॉपिक जो है उसकी चर्चा की थी, जिसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। उसके बाद में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। ये अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक मान सकते हो कि राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान के एकीकरण की अपनी चर्चा करने वाले हैं। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब यह है, एक तरह से कह सकते हो कि जो प्राचीन समय के अंदर जो भारत है या राजस्थान है, वो अलग अलग देशी रियासतों में या ब्रिटिश भारत के अंदर जो है टुकड़ों में बंटा हुआ था। उन टुकड़ों को एक करना, उनको क्या है कि एक करना, एक नए संगठन, एक नए संघ का निर्माण करना, एक नए देश या राज्य का निर्माण करना, वो क्या है कि उसको अपने क्या कह सकते हैं, एकीकरण कह सकते हैं। एकीकरण मतलब सभी को क्या है, जो अलग अलग है उन सभी को क्या करना, एक करना। तो एकीकरण के समय में बात करें तो जुलाई 1945 ईस्वी में क्या हुआ, इंग्लैंड में दो पार्टियों के बीच में चुनाव हुए। कब? जुलाई 1945 को, ठीक है ना। एक पार्टी थी जिसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो है, इसकी तरफ से खड़े हुए थे विंस्टन चर्चिल, और जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। तो ये जो है जुलाई 1945 के अंदर इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए थे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच में। इसमें अगर हम बात करें तो बताते हैं कि ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हार गई थी। क्लीमेंट एटली या लेबर पार्टी जो है इसमें क्या है, जीत गई। और क्लीमेंट एटली जो है इंग्लैंड के क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बने। तो इन दो पार्टियों के बीच में चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद में अब आपको देखना है कि इसमें क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। इन्होंने जो है भारत का वायसराय जो है माउंटबेटन को बनाकर भेजा है। एक तरह से माउंटबेटन योजना आई है भारत की स्वतंत्रता के लिए। अब इसके बाद में बताते हैं कि आगे हम चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्वतंत्रता से पूर्व, कब? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो रियासतें थी उन रियासतों की संख्या कितनी थी? तो भारत में रियासतों की संख्या 565 थी। कितनी थी? भारत में रियासतों की संख्या 565 रियासतें थी, ठीक है। और राजस्थान में एकीकरण के समय, राजस्थान में एकीकरण के समय रियासतों की संख्या 19 थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी? 1 थी। और राजस्थान के एकीकरण की जो योजना बनाई थी, ये योजना बनाने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। किसने योजना बनाई है? राम मनोहर लोहिया ने। और इसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है उनका नाम आता है क्लीमेंट एटली। क्या नाम आता है? क्लीमेंट एटली। और इसके बाद में जो है अगर हम चर्चा करें तो भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय, तो भारत के वायसराय में जो है नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना आई, ठीक है ना। इसके बाद में जो है ये जून 1947 के अंदर, ठीक है ना, इंग्लैंड की संसद ने जो है भारत के स्वतंत्र होने की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। और इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण में जो समय लगा, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उस एकीकरण में समय कितना लगा? तो राजस्थान का एकीकरण, ध्यान रखना, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूर्ण हुआ एकीकरण। और इसे लगभग 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। कितने दिन लगे? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे राजस्थान के एकीकरण पूर्ण होने में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर, एकीकरण के अंदर ही, तो राजस्थान का एकीकरण या राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप आया, वर्तमान स्वरूप वो कब आया? तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किसके नेतृत्व में आया? मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व। किसके नेतृत्व में? मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में जो है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में आया। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण का श्रेय, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई
पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है एकीकरण का श्रेय, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इससे पूर्व अपने यहां पर एकीकरण में चर्चा करें तो ध्यान रखना, भारत के अंदर एक भारतीय रियासती विभाग, भारतीय रियासती विभाग, या इसे कह सकते हो भारतीय सचिवालय, भारतीय सचिवालय। इस भारतीय सचिवालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय सचिवालय की क्या किया गया है? गठन किया गया है, या रियासती विभाग का गठन किया गया है। भारतीय सचिवालय कह सकते हो, रियासती विभाग कह सकते हो, भारतीय रियासती विभाग कह सकते हो। इसकी स्थापना कब की गई है? 5 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष बनाया गया किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई किसको बनाया गया? पटेल को बनाया गया। और इसके जो सचिव बने, सचिव का नाम आता है वीपी मेनन। सचिव कौन बने? वीपी मेनन, ठीक है ना, जो कि माउंट बेटन के संवैधानिक सलाहकार थे। माउंट बेटन के संवैधानिक सलाहकार हैं, ये संवैधानिक सलाहकार थे, माउंट बेटन के संवैधानिक सलाहकार थे, जो इसका सचिव बनाया गया वीपी मेनन को, ठीक है ना। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक वक्तव्य जो प्रस्तुत किया। एक तरह से क्या है कि सरदार पटेल जो है राजाओं के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करवाया। उन्होंने कहा कि जो भी देशी रियासतें हैं वो इस संघ में सम्मिलित हो जाइए और अपने एक बड़े संघ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत संघ में जितनी भी रियासतें हैं वो भारतीय संघ में क्या हो जाए? भारतीय संघ में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। भारतीय संघ में क्या हो जाए? शामिल हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद में बताते हैं कि रियासती विभाग ने ये बात तो रखी। अब मान लो कि इसमें ये बात रखी गई थी कि जो सम्मिलित होना चाहता है वो सम्मिलित हो जाए, जो नहीं होना चाहता वो नहीं हो। लेकिन अब यहां पर ये प्रॉब्लम आ गई कि सारे ही अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? इसीलिए यहां पर एक जो है एक घोषणा और कर दी गई कि वही रियासत अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो, 10 लाख से क्या हो? अधिक हो, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो तथा वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे भी अधिक हो, 1 करोड़ या उससे भी क्या हो? अधिक हो, तो वही रियासत अपना जो है पृथक अस्तित्व रख सकती है। भी अलग अस्तित्व वही रियासत रखेगी जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो तथा वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ से भी ज्यादा हो, ठीक है ना। और भारत में एकीकरण में जो बात करें, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो विलय पत्र है, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली कितनी थी? 565 रियासत, 562 थी 65 में से। 3 रियासतें ऐसी थी जिसमें नाम आता है कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इन्होंने जो है इस समय तक जो है रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। एक तरह से कह सकते हो कि भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी उसका नाम क्या था? क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नाम आता है हैदराबाद थी। कौन सी है? हैदराबाद। जो ऊपर रियासती विभाग ने जो शर्तें रखी थी, 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय, राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली जो रियासतें थी उसमें नाम आता है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो कि ऊपर उपयुक्त शर्त को क्या कर रही थी? पूरा कर रही थी। जो शर्त दी गई थी उस शर्त को पूरा कर रही थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, यह इस शर्त को क्या कर रही है? पूरा कर रही है, ठीक है ना। और एकीकरण के समय जो रियासतें जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी वो कौन कौन सी थी? अलवर नहीं मिलना चाहती राजस्थान में, भरतपुर नहीं मिलना चाहती, धौलपुर नहीं मिलना चाहती, डूंगरपुर नहीं मिलना चाहती, इसके अलावा जोधपुर नहीं मिलना चाहती और टोंक नहीं मिलना चाहती। टोंक और जोधपुर तो ऐसी रियासत थी जो कि कहां मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ठीक है ना। और भरतपुर और धौलपुर, कौन कौन सी? भरतपुर प्लस धौलपुर रियासतें भाषाई समानता के आधार पर, किस आधार पर? भाषाई समानता के आधार पर जो है यह दोनों रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। कहां? उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, ठीक है ना। भाषाई आधार पर यह जो है भरतपुर और धौलपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, ये इसमें नहीं मिलना चाहती थी। अब इसके बाद में
टोंक और जोधपुर मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ठीक है ना। और अब है नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल जो राजाओं का समूह बना था, जिसका नाम क्या था, नरेंद्र मंडल। कौन सा मंडल है ये, नरेंद्र मंडल, जो राजाओं का समूह था। नरेंद्र मंडल का एक सम्मेलन हुआ कब, 25 जुलाई 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंट की अध्यक्षता में। और इसमें जो है 2 प्रपत्र तैयार किए गए, जिसमें एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या था, विलय पत्र था, विलय पत्र था। भी जो भी रियासतें इन शर्तों को पूरा कर रही है, जो भारत में मिलना चाहती है, शर्तों को पूरा नहीं, जो भारत में मिलना चाहती है, वह रियासत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे, ठीक है ना। जो भी रियासत मिलना चाहती है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, विलय पत्र पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। और जो रियासतें नहीं मिलना चाहती, अर्थात अपना पृथक अस्तित्व रखना चाहती है, वो रियासतें क्या करे कि वो हो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दे। 2 तरह के प्रपत्र तैयार किए गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। भी जो पृथक अस्तित्व रखना चाहती है वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर, सॉरी, जो पृथक अस्तित्व रखना चाहती है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर, और जो भारत में मिलना चाहती है वो इस विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे, ठीक है ना। तो ये जो है ये शर्तें रखी गई थी। इसके बाद में राजस्थानी रियासतों का भारतीय संघ में विलय, भारतीय संघ में विलय, राजस्थानी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। सबसे पहले किसका, बीकानेर का विलय, किसका, बीकानेर का विलय। तो बीकानेर के नरेश जो शार्दुल सिंह थे, शार्दुल सिंह ने माउंटबेटन और जो सरदार पटेल थे, इनकी जो है ये शर्त जो थी, ये इनको आगे बढ़कर जो है इसका सम्मान किया। और सबसे पहले राजस्थान की तरफ से, मतलब अपने बीकानेर रियासत जो है उसने क्या किए, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। कब किए थे, 7 अगस्त 1947 को जो है इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर जो है या विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे बीकानेर ने। तो बीकानेर सर्वप्रथम या पहली रियासत है, पहली रियासत थी जिसने क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, किस पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए। इसके बाद में किसका विलय आता है, उदयपुर का विलय। किसका, उदयपुर ने जो है स्वेच्छा से देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वेच्छा से विलय पत्र पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद में बारी आई किसकी, जोधपुर की, ठीक है ना। जोधपुर रियासत 1946 ईस्वी में संविधान निर्मात्री में भाग ले रही थी तथा जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम था हनुवंत सिंह, इन हनुवंत सिंह ने क्या किया था, 2 बार भारत के विलय पत्र पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर करने की घोषणा कर दी थी। पहले से ही 2 बार इन्होंने भारत के विलय पत्र पर या भारत में सम्मिलित होने पर क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। लेकिन ठीक विलय पत्र के घोषणा कर दी, किंतु स्वतंत्रता के 10 दिन पूर्व ही यह जो है बताते हैं कि जिन्ना का साथ देने हेतु उनसे मिलने के लिए कहां गए, दिल्ली। और जो धौलपुर के उदयवान सिंह थे वो भी इनके चक्कर में आ गए। अब ये जा रही है जिन्ना जी से मिलने, जो कि कहां के, जो एक तरह से प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान विलय के समय वहां पर जो है, तो पाकिस्तान जो है अलग हुआ था उस समय, जो है वहां के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर ये क्या है कि अपने क्षेत्र को क्या है, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, जोधपुर को, ठीक है ना। अब जोधपुर के जो महाराजा है, जोधपुर के महाराजा जो हनुवंत सिंह है, हनुवंत सिंह अब किससे मिलने के लिए जाएंगे, जिन्ना से मिलने के लिए। किससे, जिन्ना से मिलने के लिए कहां जाएंगे, दिल्ली। एक ही ट्रेन में जा रहे थे, उसी ट्रेन में कौन बैठे थे, वीपी मेनन। अब बताते हैं कि ये वीपी मेनन ये दिल्ली जा रहे हैं, जिन्ना का घर नहीं जानते हैं। वीपी मेनन ने जिन्ना को कहा चलो मैं लेके चलता हूं आपको उनके घर पे, तो इनकी आपस में बढ़ती नहीं थी। ये विलय पत्र जो है अपने हाथ में लेकर घूम रहे थे, भी कब ये इन पर साइन करे, कब मैं जो है इनका नाम यहां पर जोड़ू, विलय पत्र इनकी रियासत का। तब बताते हैं कि जिन्ना को वीपी मेनन जो है
इस वायसराय इसके भवन में न ले जाकर ये वायसराय भवन में ले गए, वायसराय भवन में ले गए और वहां पर जैसे ये बैठे चाय नाश्ते के लिए तो इनके सामने ये विलेय पत्र रख दिया, विलेय पत्र रख दिया, करो हस्ताक्षर। तब बताते हैं हनुमान सिंह ने पेन पिस्टल निकाल ली, पेन पिस्टल किसको दिखाई, वीपी मेनन को। इतने में माउंटबेटन आ गए और माउंटबेटन के डर से इन्होंने बताते हैं कि इस पर क्या कर दिए थे, विलेय पत्र पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। और जो आज पेन पिस्टल है वो इंग्लैंड की एक क्लब में पड़ी है जो हनुमान सिंह ने यूज की थी उस समय, ठीक है ना। तो इस तरह से जोधपुर रियासत ने भी क्या किया है, ठीक है, विलेय पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर के उदयभान सिंह ने, धौलपुर के कौन सा है, उदयभान सिंह है, विलेय पत्र पर हस्ताक्षर किए, कैसे किए हैं, तो इन्होंने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को विलेय पत्र पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। और ये अंतिम रियासत थी, अंतिम रियासत थी जिसने विलेय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और अंतिम शासक कौन है, जिसका नाम क्या है, हनुवंश, ये उदयभान सिंह है जिसने विलेय पत्र पर क्या किया, अंतिम रूप से जो है हस्ताक्षर किए हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो राजस्थान के कुछ राजा थे उन राजाओं ने क्या किया, अपना अलग संघ बनाने का प्रयास किया। क्या किया, अपना अलग संघ बनाने का प्रयास किया, भी अपने अपने अलग संघ बना लेते हैं, अपना जो है ये अगर पूरा नहीं हो रहा है, जो शर्तें पूरी नहीं हो रही तो अपना एक अलग संघ बना लेते हैं। तो जो अलग अलग राजा थे उन्होंने अपना संघ बनाने का प्रयास किया। तो कौन कौन से क्षेत्र के कौन राजा ने संघ बनाने का प्रयास किया, कई बार सुमेलित करने का प्रश्न आ सकता है या छोटा प्रश्न आ सकता है कि मारवाड़ संघ बनाने, ये मेवाड़ संघ बनाने का किसने प्रयास किया, राजस्थान संघ बनाने का किसने प्रयास किया। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आपके जो है पूछे जा सकते हैं। तो उनके बारे में आपको बता देता हूं कि सबसे पहले राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया, तो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, किसने, भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का क्या किया है, प्रयास किया है। इसके बाद में राजपुताना संघ, कौन सा, राजपुताना संघ, तो राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, तो जयपुर के जो है महाराजा के द्वारा, किसके द्वारा, जयपुर महाराजा के द्वारा राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा हाड़ौती संघ, कौन सा संघ है, हाड़ौती संघ। कोटा के शासक, कोटा जयपुर के जो है कोटा शासक, अपने भी शासकों की चर्चा करेंगे भी कौन सी रियासत के कौन से शासक थे। कोटा के शासक भीम सिंह ने, भीम सिंह ने, ठीक है ना, ये हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। इसके बाद में बागड़ संघ, बागड़ संघ, डूंगरपुर के रावल, डूंगरपुर के महारावल, डूंगरपुर के महारावल जो थे लक्ष्मण सिंह, इन लक्ष्मण सिंह ने जो है वो कौन सा, बागड़ संघ बनाने का क्या किया है, प्रयास किया है, ठीक है ना। तो ये राजस्थान यूनियन मेवाड़ के भूपाल सिंह ने, राजपुताना संघ जयपुर के महाराजा ने, हाड़ौती संघ कोटा के शासक भीम सिंह ने, और बागड़ संघ जो है वो डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने बनाने का क्या किया है, प्रयास किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में अपने राजस्थान के रियासतों का एकीकरण, राजस्थान की रियासतों का एकीकरण पढ़ते हैं। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण किस तरह से हुआ है, रियासतें कितनी हैं, 19। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे 19 रियासतों के अलग अलग शासक, ठीक है, अलग अलग शासक कौन थे इस समय, उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने राजस्थान का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। तो अलग अलग रियासतों के अपने शासक चर्चा करेंगे। सबसे पहले अलवर, ये अलवर रियासत है, अलवर का राजा था उसका नाम था तेज सिंह। क्या नाम आता है, अलवर के शासक का तेज सिंह था। अलवर रियासत का शासक कौन है, तेज सिंह। इसके बाद में है भरतपुर, भरतपुर का कौन है, ब्रिजेंद्र सिंह, कौन है, ब्रिजेंद्र सिंह। उदयपुर का है उदयभान सिंह, कौन है, उदयभान सिंह है। इसके बाद में ये सॉरी धौलपुर है, ये उदयपुर नहीं है धौलपुर है, धौलपुर का कौन है, धौलपुर का उदयभान सिंह है। इसके बाद में करौली है, करौली का गणेश पाल देव है, कौन है, गणेश पाल देव है, ठीक है ना। करौली का कौन है, गणेश पाल देव है। और ये टोंक है, टोंक का अजीजुद्दौला, कौन है, अजीजुद्दौला है। तो अलवर का तेज सिंह, भरतपुर का ब्रिजेंद्र सिंह, धौलपुर का उदयभान सिंह, करौली का गणेश पाल, और ये टोंक का अजीजुद्दौला। बूंदी, उसके बाद में क्या आता है, बूंदी, बूंदी का बहादुर सिंह, बूंदी का कौन है, बहादुर सिंह है, बूंदी का बहादुर सिंह। कोटा का भीम सिंह है, कौन है, कोटा का भीम सिंह है। झालावाड़ का हरिश्चंद्र है, झालावाड़ का कौन है, हरीश चंद्र है, झालावाड़ का कौन है, हरिश्चंद्र है। इसके बाद में यहां पर ये रियासत आती है जिसका नाम क्या है,
किशनगढ़, तो किशनगढ़ का कौन है? सुमेर सिंह है। किशनगढ़ का कौन है? सुमेर सिंह है। इसके बाद में यहां पर ये रियासत आती है जिसका नाम क्या है? शाहपुरा। शाहपुरा का कौन है? तो शाहपुरा का कौन है? सुदर्शन सिंह है। शाहपुरा का कौन है? सुदर्शन सिंह है। इसके बाद में आपके जो रियासत आती है ये प्रकार जो है प्रतापगढ़ है। कौन सी है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का अंबिका प्रताप। कौन है? अंबिका प्रताप है। इसके बाद में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कौन है? चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा कौन है? चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर। डूंगरपुर का कौन है? लक्ष्मण सिंह। उदयपुर। उदयपुर का कौन है? भूपाल सिंह। कौन है? भूपाल सिंह। तो अलग अलग रियासतों के अलग अलग शासक है। इसके बाद में जयपुर। जयपुर का कौन है? मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड। इसके बाद में जोधपुर। जोधपुर का हनुवंत सिंह। बीकानेर। बीकानेर का कौन है? शार्दुल सिंह। बीकानेर का शार्दुल सिंह। जैसलमेर। जैसलमेर का कौन है? रघुनाथ सिंह। और इसके बाद में आता है आपके सिरोही। कौन सा क्षेत्र आता है? सिरोही। सिरोही का कौन है? अभय सिंह है। तो ये एकीकरण के समय की 19 रियासतें और 19 रियासतों के अलग अलग राजा जो है उनकी हमने चर्चा की है। अलवर तेज सिंह है, भरतपुर ब्रजेंद्र सिंह है, धौलपुर उदयभान सिंह, करौली गणेश पाल देव, टोंक अजीजुद्दौला, बूंदी बहादुर सिंह है, कोटा का भीम सिंह है, झालावाड़ का हरिश्चंद्र है, और ये किशनगढ़ सुमेर सिंह, शाहपुरा सुदर्शन सिंह, प्रतापगढ़ का अंबिका प्रताप, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह और उदयपुर का भूपाल सिंह है। इसके बाद में जयपुर का मान सिंह सेकंड है, जोधपुर का हनुमान सिंह है, और यह जो बीकानेर है उसका शार्दुल सिंह है, जैसलमेर का रघुनाथ सिंह है, और इसके बाद में सिरोही का कौन है? अभय सिंह है। ये 19 रियासतें, 19 रियासतों के क्या थे? शासक थे। इसके बाद में अपने चर्चा करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण इसमें सबसे पहली बात तो ये, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, उसमें नाम आता है किसका? मेवाड़ का। राजस्थान की सबसे प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। इसके बाद में आपके आता है राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है, उसका नाम क्या है? झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा लगभग 1838 में अपने स्वार्थ की खातिर जो है स्थापित की गई थी, उसका नाम क्या था? झालावाड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो है उसका नाम क्या है? जोधपुर। क्या नाम आता है? जोधपुर। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जो है उसका नाम क्या है? सबसे छोटी रियासत जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आता है शाहपुरा। ठीक है ना। जनसंख्या किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से ये बड़ी हो गई। ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी का नाम आता है किसका? नाम आता है जयपुर का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जो है, सबसे छोटी रियासत है उसका नाम क्या है? शाहपुरा, जिसमें लगभग 16,000 की जनसंख्या थी। जयपुर में लगभग 30 लाख की थी भाई। ठीक है ना। इसके बाद में अपने चर्चा करें तो एकीकरण के समय में जो जाट रियासतें थी, 2 जाट रियासतें, वो कौन कौन सी थी? तो उसमें 2 का नाम आता है। कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर क्या थी? जाट रियासतें थी। इसके बाद में मुस्लिम रियासत एक थी जिसका नाम क्या था? टोंक। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। राजपूत रियासत कितनी है? एकीकरण के समय में राजपूत रियासतें, तो उनकी संख्या कितनी थी? 16 थी। ठीक है ना। विलय पत्र पर प्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी उसका नाम क्या था? तो बीकानेर। क्या नाम आता है? बीकानेर के शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। और इसके बाद में अंतिम रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उसका नाम था धौलपुर। क्या नाम था? धौलपुर। कब किया है? 14 अगस्त 1947 को इसने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद में बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा का जो चंद्रवीर सिंह था, उस चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूं, अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है ना। अलवर का जो तेज सिंह था, अलवर का जो तेज सिंह है, तेज सिंह का जो दीवान था उसका नाम था खर्रे। इस खर्रे पर बताते कि गांधी जी की हत्या के मामले में क्या चल रहा था? केस चल रहा था, छानबीन चल रही थी। ठीक है ना। गांधी जी की हत्या किसने? नाथूराम गोडसे ने की थी। तो इनके सहयोगी रहे थे। बताते हैं कि इनको शरण वगैरह दी थी, इसीलिए इनको जो है दिल्ली में एक तरह से नजरबंद किया गया था। इसके अलावा एकीकरण के समय में जो है कौन सी रियासत ऐसी थी जो कि उत्तराधिकारी शुल्क नहीं देती थी? ठीक है ना। एकमात्र है जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। कौन सी रियासत है? जैसलमेर। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत जो है
वो एकीकरण के समय नजरबंद किया गया था। इसके अलावा एकीकरण के समय में जो है कौन सी रियासत ऐसी थी जो कि उत्तराधिकारी शुल्क नहीं देती थी? ठीक है ना, एकमात्र है जिसका नाम क्या है, जैसलमेर। कौन सी रियासत है? जैसलमेर। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत जो है वो एकीकरण के समय में पिछड़ी रियासत भी जो है, पिछड़ी रियासत के रूप में भी किसका नाम आता है? जैसलमेर का। संधि करने वाली, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत जो है उसका नाम क्या आता है? करौली आता है। सहायक संधियां की थी। अंतिम रियासत जिसने सहायक संधियां की है उसका नाम क्या आता है? सिरोही आता है। क्या नाम आता है? सिरोही। वन्य जीवों, किसे? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाली, कानून पारित करने वाली जो रियासत थी उसका नाम आता है जोधपुर। और वन्य अधिनियम पारित करने वाली, वन्य अधिनियम पारित करने वाली जो प्रथम रियासत थी उसका नाम था अलवर। 1935 के आसपास वन्य अधिनियम पारित किया था इसने, और जोधपुर ने कब किया है? 1910 में किया है। इसके अलावा शिकार एक्ट, शिकार एक्ट पारित करने वाली या घोषणा करने वाली वो कौन सी थी? टोंक। 1901 में कर दी थी। ठीक है ना। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत थी उसका नाम आता है डूंगरपुर। क्या नाम आता है? डूंगरपुर। डाक एवं पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत, डाक प्लस पोस्ट कार्ड जारी करने वाली जो रियासत थी उसका नाम आता है जयपुर। 1904 में पारित किया था। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? माधव सिंह थे। कौन थे? माधव सिंह थे। ठीक है ना। किसका नाम आता है? माधव सिंह का नाम आता है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि शाहपुरा व किशनगढ़, शाहपुरा प्लस किशनगढ़ अपवाद के रूप में दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है ना। और भारत में केवल, भारत में, पूरे भारत में केवल 3 रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों का अधिकार, तोपें रखने का जो है वो अधिकार मिला हुआ था। तोपें रखने का जो अधिकार मिला हुआ था उसमें नाम आता है कश्मीर, पटियाला और बीकानेर। 3 रियासतें ऐसी थी जिनको तोप रखने का क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था। ठीक है ना। एकीकरण के समय में राजस्थान में जो ठिकानों की संख्या थी उसमें कौन कौन थे? 3। पहला जो ठिकाना था उसका नाम क्या आता है? कुशलगढ़ आता है। क्या नाम था? कुशलगढ़। और इसके राजा थे राव हरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह जो कि कौन से वंश के थे? राठौड़ वंश के। कौन से वंश के? राठौड़ वंश के। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना यही था, सबसे बड़ा कुशलगढ़। दूसरा आता है नीमराणा। नीमराणा कहाँ है? कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में है। नीमराणा कहाँ है? अलवर में है। ठीक है ना। इसके शासक थे राव राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, कछवा वंश के थे, कछवा वंश। ठीक है ना। और तीसरा आता है आपके लावा। और लावा कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ चला गया है? तो टोंक में चला गया है। कहाँ चला गया है? टोंक में। और इसके जो शासक थे बस प्रदीप सिंह हैं। कौन थे? बस प्रदीप सिंह हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना था, सबसे छोटा ठिकाना माना जाता है। और एकीकरण के समय में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी संख्या कितनी थी? 1 थी। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? एकीकरण के समय में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 1 है, जिसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा उस समय कौन सी श्रेणी का था? सी श्रेणी का था। राजस्थान कौन सी श्रेणी का बन गया था? राजस्थान बी श्रेणी का था। कौन सी श्रेणी का था? बी श्रेणी का था। ये कौन सी श्रेणी का है? ये 3 जो है सी श्रेणी का था। कौन सा श्रेणी का था? सी श्रेणी का था। ठीक है ना। राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ है। एकीकरण राजस्थान का कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? 7 चरणों में पूर्ण हुआ है। और इन 7 चरणों की अपने चर्चा कल करेंगे। एक अपने जो है पूरा का पूरा बॉक्स या तैयार कर लेंगे, उसके आधार पर इनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी चर्चा करेंगे कल। थैंक यू फॉर टुडे।